हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी में स्वागत है। मैं तरुण गुप्ता आज यहाँ पर आकार एमपीपीएससी की टेस्ट्स की बात कर रहे हैं, जो कि ज्योग्राफी का आज का हमारा जो है टेस्ट होने वाला है, जिसमें हम पूरे 100 क्वेश्चनों को कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए शुरुआत करेंगे आज के हम पहले क्वेश्चन से। आई थिंक आप लोगों को प्रॉपर तरीके से जो है दिख पा रहा होगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कथन ए और कारण है, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। चलिए बात की जाए, पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों के द्वारा अधिक प्रभावित होता है। तो पश्चिमी तट ये भारत का हो जाता है, ये आपका वेस्ट वाला, ये आपका ईस्ट वाला। कह रहा है कि पश्चिमी तट की तुलना में जो पूर्वी तट है वो चक्रवातों के द्वारा अधिक प्रभावित होता है। बिल्कुल बात ठीक कह रहा है ये। भारत का पूर्वी तट उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों की मेखला में पड़ता है। बिल्कुल ठीक है, उत्तर नॉर्थ ईस्ट की जो आपकी मेखला पड़ती है व्यापारिक पवनों की, उस मेखला में यह पड़ता है। तो दोनों ऑप्शन कहेंगे हम बिल्कुल करेक्ट हैं। ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए आर दोनों सही हो जाएंगे, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि व्याख्या इसकी जो है सही नहीं कर रहा है, जबकि ऑप्शन जो है यहाँ पर दोनों आपके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, चक्रवात असना ने भारत के किन राज्यों को प्रभावित किया है। तो चक्रवात असना आया था, आप सभी को पता होगा, एक साइक्लोन आया था असना नाम से। भारत के किन राज्यों को प्रभावित किया था? आप कहेंगे गुजरात को, मध्य प्रदेश को एवं राजस्थान को। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान को चक्रवात असना के द्वारा जो है प्रभावित किया था। भारी वर्षा और बाढ़ का सामना जो यहाँ पर करना पड़ा था। तो आपको ध्यान रखना है, चक्रवात असना जो है मध्य प्रदेश से प्रभावित होने वाला राज्य था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, भारत का कौन सा शहर भूकंप आपदा जोखिम सूचकांक में सबसे अधिक संवेदनशील सेंसिटिव माना जाता है। तो बात की जा रही है कि भूकंप आपदा जोखिम सूचकांक में सबसे अधिक संवेदनशील माना जाने वाला शहर कौन सा है? दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ या फिर भोपाल। तो आपका ऑप्शन यहां पर सही रहेगा, दिल्ली आपका सबसे ज्यादा भूकंप के मामले में सबसे जोखिम भरा शहर है। नेक्स्ट आता है सेंडाई फ्रेमवर्क 2025-30 किससे संबंधित है? तो 15 वर्षीय योजना है सेंडाई फ्रेमवर्क। यह किससे संबंधित? जलवायु परिवर्तन, आपदा जोखिम न्यूनीकरण, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन या फिर पर्यावरण संरक्षण। ऑप्शन आपका सही रहेगा, आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित सेंडाई फ्रेमवर्क है, जो कि 2015 से लेके 2030 तक इसका जो है टारगेट या लक्ष्य जो है रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के हिमालयी राज्यों में मानसून के दौरान जो आपदाएं बढ़ने के पीछे कौन सी प्रमुख जो है वजह रहती है? तो भारत के हिमालयी राज्यों में मानसून के दौरान जो आपदाएं बढ़ जाती हैं, जो आपकी आपदाएं बढ़ जाती हैं, उसकी प्रमुख वजह क्या है बढ़ने की? ऑप्शन रहेगा सबसे ज्यादा ग्लेशियरों का पिघलना और भूस्खलन का होना। यह सबसे ज्यादा आपकी जो है आपकी क्या है आपदाएं आने के लिए कारण है। नेक्स्ट आता है चक्रवात दाना। अभी हमने आसना चक्रवात की बात की थी, अब आता है चक्रवात दाना ने अक्टूबर 2024 में भारत के किन किन राज्यों को प्रभावित किया है। तो चक्रवात दाना के द्वारा पूछ रहा है कौन से राज्य? तो आपके एक तो उड़ीसा राज्य, दूसरा आपका पश्चिम बंगाल राज्य। तो आपका ऑप्शन रहेगा बंगाल की खाड़ी में आया था, ये आपका पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्य जो है, दोनों राज्य चक्रवात दाना के द्वारा जो है प्रभावित हुए थे। कौन से? चक्रवात दाना से जो है प्रभावित होने वाले उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल राज्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा रणनीति उड़ीसा राज्य द्वारा अपनाई गई सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रणनीति उड़ीसा राज्य द्वारा अपनाई गई ताकि चक्रवातों के प्रभाव को कम किया जा सके। तो ऐसी कौन सी रणनीति अपनाई गई उड़ीसा सरकार के द्वारा जिससे चक्रवातों के प्रभाव को कम किया जा सके? ऑप्शन रहेगा तटीय क्षेत्रों का पुनरुद्धार किया जाए, पारिस्थितिकी जो लचीलापन है, फ्लेक्सिबिलिटी जो है यहाँ पर बढ़ावा देना, सबसे ज्यादा उड़ीसा सरकार के द्वारा जो अपनाई गई है, जिससे जो आपदाएं आती हैं या चक्रवात से जो जोखिम होते हैं उनको कम किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अच्छा एक छोटा सा अपडेट है, आप सभी लोग टेस्ट सीरीज की ना पीडीएफ मांगते हो, जैसे हमारी आकार की लग रही है, एमजीआईसीएस की लग रही है, एसएमजे की लगा रहे हैं, सफलता की, चेम, इन सभी की टेस्ट सीरीज की जो पीडीएफ है आपका हमारे ऐप पर मिल जाएगी, जिसका नाम यूपीएससी नट नाम से, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाओगे, वहां से पीडीएफ निकलवा सकते हो और प्रिंट आउट उसका जो है करवा के आप सॉल्यूशन और क्वेश्चन दोनों ही चीजें लगा सकते हो। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है देख लेना किसकी आपको डाउनलोड करके जो है प्रिंट आउट वगैरह निकलवाना है। चलिए क्वेश्चन की बात की जाए, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र कहां पर स्थित है? भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र की बात की जा रही है, कहां पर है? ऑप्शन रहेगा हैदराबाद में स्थित है। कहां पर है? हैदराबाद में स्थित है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। भारत का कौन सा राज्य भूकंप, बाढ़, चक्रवात और भूस्खलन चारों प्रमुख खतरों से सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो भूकंप से, बाढ़ से, चक्रवात से, भूस्खलन से, चारों ही कारणों से सबसे ज्यादा खतरा प्रभावित होने वाला राज्य की बात की जा रही कौन सी है? तो एक ऐसा राज्य है जो कि असम राज्य है, सारी प्रमुख आपदाओं को जो है झेलता है, सारी आपदाओं को यह जो है झेलता है।
नेक्स्ट आता है, भारत में तटीय कटाव से सर्वाधिक प्रभावित राज्य कौन सा है? तटीय कटाव से सर्वाधिक प्रभावित राज्य की बात की जाए भारत में, केरल राज्य, ध्यान रखिएगा। भारत का अर्ध शुष्क क्षेत्र जो सूखा प्रवण है, कैसा है? अर्ध शुष्क क्षेत्र है, लेकिन यह सूखा प्रवण क्षेत्र है, किस मुख्य भौगोलिक क्षेत्र को सम्मिलित करता है? तो अर्ध शुष्क क्षेत्र है, सूखा प्रवण क्षेत्र है, लेकिन भौगोलिक रूप से किस चीज को शामिल किया जाता है? दक्कन के पठार एवं मध्य भारत को यह शामिल करता है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना का वित्त पोषण मुख्य रूप से किस अंतरराष्ट्रीय संस्था के द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना का जो वित्त पोषण है, कौन सी आपकी इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन रहेगा वर्ल्ड बैंक। कौन सा? विश्व बैंक के द्वारा जो है आपका क्या करती है? वित्त पोषण जो है करती है। जलवायु परिवर्तन का स्वास्थ्य पर प्रत्यक्ष प्रभाव क्या होता है? तो जलवायु परिवर्तन पर स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव क्या होगा? आप कहेंगे संक्रामक रोगों में वृद्धि हो जाती है। किसमें? संक्रामक रोगों में जो है वृद्धि हो जाती है, उसको हम सीधा सीधा जलवायु परिवर्तन पर अपनी हेल्थ पर जो है प्रभाव देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में घोषित किया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा खाद्य एवं कृषि संगठन ने किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया हुआ है? 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष या मोटा अनाज वर्ष के रूप में घोषित किया था। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान जरूर रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 2018 की केरल बाढ़ मुख्य रूप से किस मानव जनित कारकों से अत्यधिक तीव्र हुई थी? तो 2018 में जो केरल में एक बाढ़ आई थी जो कि मानव जनित कारणों से आई थी, लेकिन ऐसा कौन सा मानव जनित कारण हो गया था जिससे और ज्यादा ये अपनी जो है चरम अवस्था पर पहुंच गई थी? तो आप कहेंगे जलाशय में प्रबंधन की त्रुटि थे, हमने देखे सामने आई थी कि जलाशय जो है आपके बांध जो हैं उन बांधों में कहीं ना कहीं क्या थी? त्रुटि सामने आई थी कि एरर हो गया था, इसलिए उसकी क्षमता जो है कम थी, पानी ज्यादा आ गया, वर्षा होती है तो यही कारण एक सबसे ज्यादा बाढ़ के बन जाते हैं। बंगाल की खाड़ी की तुलना में अरब सागर में चक्रवातों की कम संख्या मुख्य रूप से किस वायुमंडलीय कारक से है जो चक्रवात पथ को प्रभावित करता है? तो बंगाल की खाड़ी की तुलना में जो अरब सागर में चक्रवातों की कम संख्या है वह किस वायुमंडलीय कारक से है ना? सीधी सी बात ये पूछ रही है, तो आप कहेंगे अत्यधिक पवन कर्तन के कारण है। अब बहुत सारे लोगों को ये शब्द ही समझ नहीं आ रहे होंगे क्या है ना? तो आप थोड़ा सा ज्योग्राफी की डिटेल्स वाली वीडियो पढ़ो, है ना, या फिर आप लोग अपनी किताब पढ़ो, समझ में आ जाएगा। बंगाल की खाड़ी की तुलना में जो अरब सागर में चक्रवात की कम संख्या है उसके प्रमुख कारण पवन कर्तन जो है वो आपका क्या है? सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले कारण है, क्योंकि देखा जाता है कि आपके क्या होते हैं अरब सागर में 10 से 15 पवन कर्तन नॉट्स जो है वायुमंडल की ऊंचाई दूरी की जो है हवा की गति और दिशा है अचानक परिवर्तन हो जाता है वहां और चक्रवात जो है बिखेर देता है। जबकि बंगाली खाड़ी में क्या होता है? कम कम पवन जो टकराव होता है जिससे क्या होता है? कम देखने को मिलता है। तो ये सबसे ज्यादा प्रमुख कारण देखने को मिलते हैं। राजस्थान में 60% क्षेत्र सूखा प्रभावित है। यहां थार रेगिस्तान में मानसून की अनियमितता ने किस प्रकार के पारिस्थितिक प्रभाव को उत्पन्न किया हुआ है? राजस्थान में 60% क्षेत्र सूखा प्रभावित है। थार रेगिस्तान में मानसून की अनियमितता ने किस प्रकार के पारिस्थितिक प्रभाव को उत्पन्न किया हुआ है? तो आप कहेंगे वनस्पति हानि से जैव विविधता का यहां पर ह्रास देखने को सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो सी ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट है। भारत के संदर्भ में जल मौसमी आपदा कौन सी है? तो जल मौसमी आपदा की बात करिए भारत के संदर्भ में कौन सी है? बादल फटना एक मौसमी आपदा के रूप में जो है जाना जाता है। नेक्स्ट आता है कि भारत में चक्रवातों का नामकरण किस संस्था के द्वारा किया जाता है? भारत में चक्रवात आते हैं वह कौन सी संस्था नामकरण करती है? भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा चक्रवातों के नामकरण जो है किए जाते हैं। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आता है, किस चक्रवात ने भारत के पश्चिमी तट को प्रभावित किया था? आसानी, अम्फन, मोचा या ताउते? तो आप कहेंगे ताउते। ताउते एक ऐसा चक्रवात था जो कि पश्चिमी तट वाले ये वाला तट है जो आपकी अरब सागर वाले तट है जो वहां पर जो है सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला चक्रवात था ताउते था। कौन सा था? ताउते था, जिसने गुजरात के तट क्षेत्र को सबसे ज्यादा प्रभावित जो है किया हुआ था। भारत में हीट वेव घोषित करने के लिए मैदानी क्षेत्रों में किस स्थान का अधिकतम तापमान कम से कम कितना होना चाहिए? हीट वेव अगर घोषित करना है किसी क्षेत्र में तो मैदानी क्षेत्र में वहां का कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस से कम तो हो ही नहीं सकता, इतना तो होना चाहिए, तब हम जो है हीट वेव के रूप में जो है घोषित कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, पश्चिमी घाट में भूस्खलन का मुख्य कारण क्या है जो हिमालयी क्षेत्रों के भूस्खलन से भिन्न है?
क्या कह रहा है, पश्चिमी घाट में जो भूस्खलन का मुख्य कारण है वो ऐसा कौन सा है जो हिमालय क्षेत्र के भूस्खलन से भिन्न माना जाता है? तो ऑप्शन यहां पर रहेगा आपका तीव्र एवं केंद्रित मानसूनी वर्षा जो है आपको देखने को मिलती है। कहां पर? आपके पश्चिमी घाट पर। पश्चिमी घाट पर एकदम से क्या होती है? वर्षा का फट जाती है, वर्षा एकदम से बादल का फटना एक तरीके से होता है। तो भूस्खलन के कारण और हिमालयी क्षेत्रों में दोनों में अंतर जो है देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है, किस चक्रवात ने भारत एवं श्रीलंका दोनों को प्रभावित किया है? तो ऐसा कौन सा चक्रवात था जिसने भारत और श्रीलंका दोनों को प्रभावित किया है? तो ऐसा चक्रवात था फेंगल चक्रवात। कौन सा था? फेंगल चक्रवात था जिसने भारत एवं श्रीलंका दोनों ही देशों को जो है प्रभावित किया हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात निर्माण के लिए आवश्यक दशाएं कौन सी नहीं है? आवश्यक दशाएं चारों में कौन सी नहीं होती हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए? गर्म महासागरीय जल बिल्कुल होती है, बढ़ती नम हवा के साथ वायुमंडलीय का अस्थिरता होना बिल्कुल सही है, उच्च आर्द्रता का होना ये भी सही है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर दो विपरीत स्वभाव वाली राशियों का मिलना होगा तो चक्रवात की दशाएं तो नहीं बनेगी। तो हम कहेंगे भाई साहब आपका ऑप्शन डी वाला जो है नहीं है, ऑप्शन डी वाला जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, जलवायु परिवर्तन से कृषि पर क्या क्या परिवर्तन देखने को नहीं मिलते हैं? तो इन चारों में एक गलत होगा। कौन से नहीं मिलेंगे? देखा, फसल पकने की अवधि में परिवर्तन हो सकता है, ये तो बिल्कुल देखने को मिलेगा। फसलों का उत्पादन प्रभावित हो सकता है, ये भी सही बात है। फसलों में बीमारी भी बढ़ सकती है, ये भी सही है। फसलों में बीमारी होती पता है ना? हाँ। फसल पोषण में वृद्धि नहीं, ये कोई परिवर्तन का कारण जो है नहीं हो सकता है। तो डी ऑप्शन आपका यहां पर भी आपका गलत रहेगा, है ना? फसल पोषण में वृद्धि से संबंधित नहीं है। भारत की नदी जोड़ो परियोजना जलवायु परिवर्तन के परिणामों से निपटने के लिए किस प्रकार सहायक है? तो भारत में जो नदी जोड़ो परियोजना की भूमिका चल रही है, जलवायु परिवर्तन परिणामों से निपटने के लिए किस प्रकार सहायक हो सकती है? ऑप्शन रहेगा आपका पेयजल की सप्लाई बढ़ सकती है, कहीं सूखा है तो कहीं बाढ़ आ रही है तो इसको क्या किया जा सकता है? कंट्रोल किया जा सकता है। सिंचाई में वृद्धि हो सकती है, जहां सूखा है पानी लाके वृद्धि की जा सकती है सिंचाई में। बाढ़ एवं सूखे के प्रभाव को एक साथ कम किया जा सकता है, जहां बाढ़ आ रही है वहां सूखा आ रहा है तो इन दोनों को शिफ्ट कर दो जल को, तो क्या होगा? नदी जोड़ों से आपके इस प्रकार को भी कम किया जा सकता है। तो हमारा ऑप्शन रहेगा डी, क्योंकि सभी ऑप्शन आपकी नदी जोड़ो परियोजनाओं के बारे में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया है, भारत में कृषि सूखे की निगरानी के लिए किस उपग्रह डेटा का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? तो कृषि सूखे की निगरानी के लिए ऐसा कौन सा डेटा है, उपग्रह सैटेलाइट है जिसका उपयोग किया जाता है? हम कहेंगे रिसोर्स सेट, है ना? साइंस में पढ़ा होगा आपने, रिसोर्स सेट का जो है हम प्रयोग करते हैं आपकी किसके लिए? कृषि क्षेत्र की निगरानी करने के लिए रिसोर्स सेट का प्रयोग किया जाता है। भारत के भूकंपीय जोनिंग मानचित्र के अनुसार सबसे अधिक भूकंपीय खतरे वाला क्षेत्र कौन सा होता है? जोन दूसरा, जोन तीसरा, जोन चौथा या जोन पांचवा? ऑप्शन रहेगा जोन पांचवा। कौन सा? जोन जो 5 होता है वो सबसे अधिक भूकंपीय खतरे वाला क्षेत्र के रूप में जो है जाना जाता है। और ये कौन करता है मानक? तो भारतीय मानक ब्यूरो मतलब कि BIS के द्वारा किए जाते हैं। भारत में जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना का शुभारंभ कब किया गया था? जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना के शुभारंभ की बात किया है 30 जून 2008 को किया गया था। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन से संबंधित असत्य कथन कौन सा है? मतलब गलत यहाँ पर कथन जो है आपके किससे बात कर रहा है? जवाहरलाल नेहरू सौर ऊर्जा मिशन से संबंधित गलत ऑप्शन कौन सा है? इसका शुभारंभ 11 जनवरी 2010 को किया गया था, बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य ऊर्जा प्रयोग, सौर ऊर्जा में भागीदारी को बढ़ावा देना है, ये भी सही बात है। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना की 8 प्राथमिकताओं प्रायोरिटी में से एक प्रायोरिटी आपकी सौर ऊर्जा मिशन भी है, ये भी ठीक है। इसके तहत प्रतिवर्ष 500 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। तो भाई ये गलत है, क्योंकि 500 मेगावाट नहीं रखा गया है, हर साल 1000 मेगावाट का सौर ऊर्जा का जो है लक्ष्य रखा गया था। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत है, जबकि आप 3 ऑप्शन आपके यहाँ पर सही थे। नेक्स्ट आता है, असम में ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन की बाढ़ प्रवणता मुख्य रूप से किस भौगोलिक कारक से है? तो असम में जो ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ प्रवणता है वह किस कारण से सबसे ज्यादा देखने को मिलती है? तो भारी वर्षा एवं तलछट जमाव के कारण जो है सबसे ज्यादा ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ की बारंबारता देखने को जो है मिल जाती है। एक तो भारी मात्रा बारिश भी हो जाती है और तलछटी में जो है जमाव भी मिट्टी का गाद का हो जाता है, जिसके कारण जो है पानी जो है कम मात्रा में यहां पर स्टोरेज हो पाता है, जिससे बाढ़ बढ़ जाती है। जलवायु परिवर्तन के कारण प्रवाल वृंजन में कौन से कारक शामिल हैं? जलवायु परिवर्तन के कारणों में प्रवाल वृंजन के कौन से कारण शामिल किए गए हैं? समुद्री
तापमान में वृद्धि होना, बिल्कुल बात ठीक है। महासागरीय अम्लीकरणता होना, ये भी ठीक है। अवसादन में वृद्धि होना, तो ऑप्शन रहेगा हमारा 1, 2, 3। तो हम डी पे टिक लाएंगे। तीनों ही कारण जलवायु परिवर्तन के कारण प्रवाल वृंजन, प्रवाल को खतरे में जो है देखने को मिलता है। भारत में वातावरण का निरंतर बढ़ता तापमान और शहरी ऊष्मादीप प्रभाव किस आपदा के प्रभाव को बढ़ावा देता है? तो हम कहेंगे हीट वेव को बढ़ावा देता है। किसको? हीट वेव को। गांव से शहरी की ओर तापमान बढ़ता चला जा रहा है, लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग बनती चली जा रही हैं, कंक्रीट का काम होता चला जा रहा है, कहीं ना कहीं हीट वेव आपदा को प्रभावित कर रहा है या बढ़ा रहा है। नेक्स्ट आता है जलवायु परिवर्तन पर निम्नलिखित संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन सम्मेलनों को एक कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन सम्मेलनों को एक कालक्रम में व्यवस्थित करना है। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम व्यवस्थित करेंगे कैसे? तो ऑप्शन रहेगा आपका यहां पर सबसे पहले कोपेनहेगन सम्मेलन, कोपेनहेगन सम्मेलन है ना। इसके बाद आपका दोहा सम्मेलन, पेरिस सम्मेलन, उसके बाद कोटोविस सम्मेलन। तो आपकी सही ऑप्शन है तो हम कहेंगे सी वाला रहेगा। 1, 2, 3, 4 आपके सभी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। अगर थोड़ा सा अगर बात की जाए कि आपकी कोपेनहेगन सम्मेलन कब हुआ था, है ना, ये भी आपका ऑप्शन आ सकता है। तो अब आप कहेंगे 2009 से संबंधित है। दोहा सम्मेलन की बात की जाए 2012 से संबंधित है। पेरिस सम्मेलन 2015 से संबंधित है और कैटोविस सम्मेलन की बात की जाए तो आपके 2018 से संबंधित है। तो ऑप्शन इस तरीके से आपका सी वाला ही यहां पर जो है करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है रिएक्टर पैमाने पर भुज भूकंप की तीव्रता कितनी मापी गई है? रिएक्टर पैमाने पर जो भुज भूकंप की तीव्रता है 7.7 जो है मापी गई थी। बड़ा प्यारा छोटा क्वेश्चन था। गैस जो धान के खेतों से उत्सर्जित होती है, वायुमंडल के तापमान में वृद्धि करती है, वह कौन सी गैस है? तो धान के खेतों में एक याद रखो, मीथेन गैस सबसे ज्यादा उत्सर्जित होती है। कौन सी? मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है और वायुमंडल में तापमान में टेम्परेचर को बढ़ावा देती है। ऑप्शन डी वाला करेक्ट है। कथन और कारण आता है भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 1951 से 81 के दौरान सबसे अधिक रही है। क्या ये सही है? हम कहेंगे बात तो बिल्कुल ठीक है। 1921 को भारत की जनसंख्या वृद्धि का महाविभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है। भाई ये भी सही है। तो ऑप्शन हम कहेंगे दोनों कथन यहां पर जो है सही है। 1921 को भारत का जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष घोषित किया जाता है और 1951 से 1981 तक बोला जाए तो क्या रहा है? जनसंख्या वृद्धि का सबसे अधिक स्तर देखने को मिला हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष की आयु समूह का कुल जनसंख्या में अनुपात लगभग कितना था? तो 2011 की जनगणना के अनुसार कहा जा रहा है कि 0 से 6 वर्ष की आयु का जो कुल जनसंख्या का अनुपात है वह कितना है? तो आपका ऑप्शन रहेगा 13.1% है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। महाराष्ट्र की काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास को गन्ने की फसल से प्रतिस्पर्धा सामना करना पड़ रहा है, इसका कारण क्या है? कह रहा है कि महाराष्ट्र की जो काली मिट्टी के क्षेत्र है उसमें कपास के गन्ने को फसल के लिए प्रतिस्पर्धा कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है, जिसका कारण क्या है? तो सिंचाई सुविधाओं के प्रसार के कारण इस क्षेत्र में गन्ने की जो फसल है अधिक लाभप्रद होती है, जिसके चलते काली मिट्टी में कपास और गन्ने के लिए जो है कंपटीशन बढ़ गया है। कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो एक ऐसी गैस होती है जो ग्लोबल मतलब कि तापमान बढ़ाने के लिए उत्तरदायी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। सी ऑप्शन यहां पर आपका सही है। नेक्स्ट बात की जाए भारत में पलायन से संबंधित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? तो पलायन जो होती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर बात की जा रही है, कौन सा ऑप्शन सही है? महिलाओं में पलायन का मुख्य कारण रोजगार है। भाई गलत ऑप्शन है। पुरुषों में पलायन का मुख्य कारण विवाह है। अरे भाई ये भी कारण है। तो ऑप्शन कहेंगे हम ना तो पहला सही है ना ही ऑप्शन दूसरा ऑप्शन जो है सही है। महिलाएं जो होती हैं शादी के उपरांत पलायन करती हैं, जबकि पुरुष जो होते हैं रोजगार को लेके पलायन करते हैं। तो एक दूसरे से अगर मिला देंगे तब सही हो जाएगा, लेकिन वैसे जो है गलत लिखा हुआ है। राज्य है और लिंगानुपात है, कौन सा राज्य का लिंगानुपात कौन सा है इसकी बात की जा रही है। जैसे केरल की बात की जाए तो 1084 लिंगानुपात है। हरियाणा की बात की जाए तो आपका 879 लिंगानुपात है। पंजाब की बात की जाए तो पंजाब का बोलेंगे 895 लिंगानुपात है और तमिलनाडु की बात किया तो 996 लिंगानुपात है। ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट बात की जाए राज्य है जनसंख्या वृद्धि दर है, कौन सा राज्य कितनी जनसंख्या की दर से वृद्धि जो है कर रहा है? अगर बात की जाए यहां पर हम बात की जाए तो ऑप्शन रहेगा केरल। केरल की बात की जाए तो 4.9% से वृद्धि कर रहा है। मेघालय की बात किया 27.80% से वृद्धि हो रही है। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के 20.1% से वृद्धि हो रही है, जबकि राजस्थान की 21.3% से वृद्धि हो रही है। ऑप्शन जो होगा वो हमारा सी वाला यहां पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। भारत की 2011 की
जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर जो प्रवास के बढ़ने का मुख्य कारण नहीं था। तो नहीं था पूछ रहा है, कौन सा कारण था, ये नहीं था। शिक्षा और रोजगार की तलाश ये कारण रहता है, स्वास्थ्य सुविधाओं का होना ये भी एक कारण रहता है, औद्योगिकीकरण भी एक कारण रहता है, लेकिन स्वच्छ वातावरण एक कारण रहता है क्या, तो हम कहेंगे नहीं, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट बात की जाए, गेहूं की अच्छी खेती के लिए कौन सा पारिस्थितिक समुच्चय आवश्यक है। गेहूं की अगर अच्छी खेती हो, इसके लिए एक पारिस्थितिक तंत्र होना चाहिए, एक पारिस्थितिक समुच्चय होना चाहिए। वो कौन सा होना चाहिए, आप कहेंगे मध्यम तापमान हो और मध्यम वर्षा हो, गेहूं की फसल जो है सबसे बढ़िया तरीके से उपज हो पाएगी। किस समूह की फसलें नगदी फसल कहलाती हैं, तो एक ऐसा समूह होता है, ग्रुप होता है, जो कि नगदी फसलों के रूप में जाना जाता है। कपास, गन्ना और केला ये तीनों ही आपकी नगदी फसलों के रूप में या व्यापारिक फसलों के रूप में जो है जाना जाता है। भारत में सर्वाधिक प्रवास किस प्रकार का है, तो भारत में प्रवास की पूछ रहा है, किस प्रकार का प्रवास है, आप कहेंगे ग्रामीण से शहरी की ओर प्रवास देखने को मिलता है। बी ऑप्शन करेक्ट है, ग्रामीण से शहरी की ओर भारत में प्रवास देखने को मिलता है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात की जाए, जूट के संबंध में गलत ऑप्शन कौन सा है, तो जूट के संबंध में गलत ऑप्शन बात की जा रही है। भारत में जूट को सफेद सोना कहा जाता है। सफेद सोना की बात किया तो कपास को कहते हैं, ना कि जूट को कहते हैं। लो, एक पहला ही ऑप्शन गलत है, जबकि इसका उपयोग मुख्य रूप से बोरे, रस्सी और पैकेजिंग सामग्री के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही है। पश्चिम बंगाल जूट का प्रमुख उत्पादक राज्य है, ये भी सही है। जूट का उत्पादन जलोढ़ एवं दोमट मिट्टी में अधिक होता है। ऑप्शन जो है डी भी सही है, तो बी, सी, डी सही है, जबकि ए ऑप्शन गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और यहां पर दोनों में सही ऑप्शन कौन सा है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश राज्य है। बिल्कुल बात ठीक है। 1,53,00,000 से आसपास जो है आपकी अनुसूचित जनजाति जनसंख्या पाई जाती है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य पंजाब है। तो ऑप्शन कहेंगे ये तो गलत है, क्योंकि आपका उत्तर प्रदेश है, ना कि आपका पंजाब है। तो केवल पहला सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट आता है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि करने वाले राज्यों का सही क्रम कौन सा है। तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि जनसंख्या में बात की कौन सा अवरोही क्रम है, तो बात किया है तो मेघालय, फिर आपका अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद बिहार, है ना। मेघालय ने बात किया तो 29.9%, अरुणाचल प्रदेश की बात किया 26%, वहीं बिहार की बात किया तो 25.4% दशकीय जनसंख्या में वृद्धि जो है की हुई है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो हमने यहाँ पर 50 क्वेश्चनों को अभी तक जो है लगा लिया है। 51 नंबर के क्वेश्चन की बात की जाए, कौन सा राज्य भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है। एक ऐसा राज्य है जो गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, उत्तर प्रदेश राज्य है। उत्तर प्रदेश राज्य गन्ने के मामले में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। जनसंख्या वर्ष 2001 से 2011 के मध्य में भारत में जनसंख्या घनत्व में कितने अंकों का अंतर आया। 2001 से 2011 की बात किया तो 10 साल हो जाते हैं। 10 सालों में जनसंख्या के घनत्व में कितने अंकों का अंतर आया है, इसकी बात की जा रही है। तो ऑप्शन रहेगा आपका सी, 57 अंकों का अंतर आया है। 2001 में बात की जाए कितना था, तो 325 था। कितना, 325। 2011 में आते आते 382 हो गया है। तो आपके 57 अंकों का अंतर देखने को डायरेक्ट तौर पर मिला हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है, भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन के संबंध में राज्यों का क्रम कौन सा है। खाद्यान्न के मामले में राज्यों का क्रम बात पूछ रहा है, कौन सा आपका सही है। तो खाद्यान्न के मामले में बात किया तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। तो यूपी, एमपी और पंजाब कहेंगे ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। कथनों पर विचार करना है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र मिलकर भारत के कुल सोयाबीन उत्पादन का पूरे भारत का 80% उत्पादित करते हैं। बिल्कुल बात ठीक है। मध्य प्रदेश को तो सोया प्रदेश भी कहते हैं। राजस्थान भारत के कुल सोयाबीन उत्पादन का 10% से कम उत्पादन करता है। तो ये भी सही है, सी ऑप्शन रहेगा। एक और दो दोनों ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। असत्य कथन का चयन कीजिए, गलत ऑप्शन चारों में कौन सा इसकी बात की जा रही है। जैसे बात की जाए यहां पर हम, तेलंगाना चावल का उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। बिल्कुल सही है। उत्पादन, उत्तर प्रदेश गेहूं उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। ये भी सही है। मध्य प्रदेश तिलहन में उत्पादन देश में प्रथम स्थान पर है। तो मध्य प्रदेश तिलहन में नहीं है, आप कहेंगे कौन सा है, दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान आता है। लेकिन अगर बात यहां पर की जाए केवल तिलहन की, कुल तिलहन में, तो आप कहेंगे सी ऑप्शन यहां पर गलत है। सी ऑप्शन जो है गलत है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो ऑप्शन राजस्थान कुल दलहन में उत्पादन में देश में तीसरे स्थान पर है। आप कहेंगे बिल्कुल बात ठीक है, राजस्थान तीसरे स्थान पर है, लेकिन ऑप्शन में था तिलहन, तो आप कहेंगे सी ऑप्शन गलत है। दिए गए सहायता से हरित क्रांति के संबंध में चयन करना है, घटक कौन कौन से हो सकते हैं।
हरित क्रांति के घटकों की अगर हम बात की जाए तो उच्च उत्पादन वाली किस्मों के बीज, बिल्कुल बात ठीक है। सिंचाई का प्रयोग, ये भी ठीक है। खाद्यान्न की पोषण गुणवत्ता में कमी नहीं, ये ऑप्शन गलत है। ग्रामीण सड़कों एवं विपणन, मार्केटिंग, ग्रामीण सड़कें होंगी, अच्छा माल मार्केटिंग होगा तब तो बढ़िया है। तो 1 2 4 सही है, ऑप्शन रहेगा बी वाला यहां पर सही है। नेक्स्ट आता है जनसंख्या वृद्धि के लिए मुख्यतः कौन सी जननांकिकीय कारक उत्तरदायी है। तो जनसंख्या वृद्धि के लिए जननांकीय कारक कौन से उत्तरदायी हो सकते हैं? आप कहेंगे जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, तीनों ही हो सकते हैं, तो डी ऑप्शन सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण दशकीय वृद्धि दर कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण दशकीय वृद्धि दर की बात जारी कितनी है? 12.3% है। कितना? 12.3% है। 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय लिंग अनुपात क्या है? राष्ट्रीय लिंग अनुपात बात कर रही है 943, 943 है। ए ऑप्शन आपका जो है यहां पर करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। 2011 की जनगणना के अनुसार ही किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही है? तो ऋणात्मक कौन सी राज्य की रही है? तो ऑप्शन कहेंगे नागालैंड राज्य की ऋणात्मक रही है ना। ऋणात्मक कितनी रही है? -0.58% जो है ऋणात्मक रही है नागालैंड की। 2011 की जनगणना के अनुसार ही सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का सही क्रम क्या है? तो आपका ऑप्शन देखो, अब उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश है ना। अब सीधी सी बात है कि उत्तर प्रदेश तो पक्का है, तो हम कहेंगे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जनसंख्या वृद्धि में उत्तर प्रदेश आ जाएगा, फिर उसके बाद महाराष्ट्र आ जाता है, फिर बिहार आ जाता है, फिर आपका पश्चिम बंगाल आ जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे 2011 की जनगणना के में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो जनसंख्या घनत्व की बात की जाए भारत का 382 है। कितना है जनसंख्या घनत्व भारत का? 382 है, ध्यान रखिएगा। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की औसत जो संख्या होती है उसको जनसंख्या घनत्व के रूप में जानते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का सही क्रम क्या है? सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों के क्रम की बात की जा रही क्या है? ऑप्शन कहेंगे बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, फिर उत्तर प्रदेश। ये आपका सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाले क्रम है। अब बिहार की बात किया तो 1106 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। 1106 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। जबकि बात किया पश्चिम बंगाल की तो 1028 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। केरल का 860 है और उत्तर प्रदेश का 829 है। ठीक है, चलिए बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत की जनसंख्या में जनगणना में 10 की वृद्धि दर में सबसे अधिक कमी किस दशक में दर्ज की गई है? तो 10 सालों में सबसे ज्यादा जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर में कमी की बात की जाए 2001 से 2011 के दौरान सबसे ज्यादा कमी देखने को मिली है। 2011 की जनगणना में भारत की साक्षरता दरों का विचार कौन सा यहां पर सही है? चलिए बात की जाए तो पुरुष साक्षरता 80.9%, बिल्कुल करेक्ट है। महिलाओं का साक्षरता 64.96%, ये भी ठीक है। कुल साक्षरता की बात की जाए तो कुल साक्षरता 69 नहीं आएगी, जबकि कुल साक्षरता 72.98% जो है रही थी। तो ऑप्शन रहेगा पहला और दूसरा तो सही है, जबकि तीसरा ऑप्शन यहां पर गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य की बात किया है, ऑप्शन याद करने की आवश्यकता नहीं है, अरुणाचल प्रदेश राज्य है। अरुणाचल प्रदेश राज्य है। प्रति वर्ग किलोमीटर की बात किया तो 17 प्रति वर्ग किलोमीटर में एक व्यक्ति जो है निवास करता है। फसल एवं प्रमुख उत्पादक राज्यों के संबंध में कौन सा ऑप्शन यहां पर सही है? फसल और उत्पादक, कौन सा फसल के लिए कौन सा उत्पादक है, इसकी बात यहां पर जो है की जा रही है। तो यहां पर बात की जाए मक्का के लिए, है ना, मक्का की बात की जाए तो आप कहेंगे मक्का के लिए कर्नाटक, बिहार, मध्य प्रदेश है, तो हम कहेंगे कर्नाटक आ गया, बिल्कुल ठीक है। दूसरा आता है कपास के लिए, कपास के लिए गुजरात है, कपास के लिए गुजरात है, महाराष्ट्र है और तेलंगाना है ना। तो आप कहेंगे यहां पर कपास, महाराष्ट्र और तेलंगाना। तो ये आपका फसलों में उत्पादकों में नहीं आया, क्यों? कर्नाटक तो टॉप पर था, जबकि कपास जो है तीसरे नंबर पर तेलंगाना आ रहा है। चना में बात किया है तो मध्य प्रदेश टॉप पर है, बिल्कुल ठीक है। सरसों में बात किया तो राजस्थान टॉप पर है, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन 1 3 4 ऑप्शन रहेगा 1 3 4, तो सी वाला ऑप्शन यहां पर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत के किस क्षेत्र को हरित क्रांति के सफल क्रियान्वयन के लिए हरित क्रांति का पालना कहा जाता है? तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसे हरित क्रांति का पालना कहते हैं? आप कहेंगे पंजाब के, कौन से? पंजाब हरियाणा क्षेत्र को हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए जो है पालने के रूप में जाना जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2021 तक सकल फसली क्षेत्र में सिंचाई कवरेज कितनी प्रतिशत हो गया है? 55% हो गया है, याद कर लेना, 55% हो चुका है, 55%।
किस भूभाग में सीढ़ीनुमा खेती अपनाना सबसे अधिक जरूरी और लाभकारी माना जाता है? सीढ़ीनुमा खेती को अपनाना कौन से भाग में सबसे जरूरी और लाभकारी माना जाता है? पहाड़ी वाले जो ढलान होते हैं वहां पर, अगर पहाड़ी पे इस तरीके से पहाड़ी होते हैं तो वहां पर खेती को सीढ़ीनुमा जो है बनाया जाता है, तभी वह काम करेगी, अन्यथा वह बेकार हो जाएगी खेती। केंद्रीय स्तर पर अनाज कि बफर स्टॉक का रखरखाव और सार्वजनिक वितरण के लिए बड़े पैमाने पर खरीद बिक्री का कौन से संस्थान के द्वारा की जाती है? तो एफसीआई करती है, भारतीय खाद्य निगम, भारतीय खाद्य एफसीआई के द्वारा बड़े स्तर पर अनाज की बफर स्टॉक का क्या करती है? रखरखाव करती है। सार्वजनिक रूप से इसका वितरण के लिए पैमाने पर खरीद बिक्री के संस्थान के रूप में यह कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य की औपचारिक सिफारिश करने वाला निकाय कौन सा है? तो एमएसपी की औपचारिक सिफारिश करने वाला निकाय की बात किया है तो सीएसीपी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है। इसके फुल फॉर्म भी याद कर लेना भाई, फुल फॉर्म भी डायरेक्ट तौर पर आते हैं, ध्यान रखना है। भारत में दालों की औसत उत्पादकता अनाज जैसे धान एवं गेहूं के मुकाबले कम रहने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन रहेगा दालों का अधिकांश उत्पादन वर्षा पर निर्भर क्षेत्रों पर होता है, यह सबसे ज्यादा जो है कारण माना उत्पादकता के मामले में माना जाता है। कौन सा एक रबी फसल है? तो इन चारों में रबी फसल कौन सी है? तो आप कहेंगे गेहूं एक रबी फसल है, जबकि चावल, मक्का, बाजरा कैसी है? ये आपकी खरीफ की फसलें हैं, जबकि गेहूं जो है आपकी रबी की फसल है। भारत में कॉफी उत्पादन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? भाई कॉफी उत्पादन के मामले में गलत ऑप्शन कौन सा है? कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य है, बिल्कुल सही है। भारत में अरेबिका और रोबस्टा जैसी उच्च गुणवत्ता वाली कॉफी की किस्में उत्पादित की जाती हैं, ये भी ठीक है। भारत अपनी उत्पादक कॉफी का 30% निर्यात और 70% घरेलू उपयोग के लिए करता है। नहीं भाई, ये गलत लिखा है। 70% जो है भारत जो है निर्यात करता है, 70% जो है निर्यात करता है और 30% से कम ही जो है आपका आयात करता है या घरेलू उपयोग के लिए लेता है, आयात नहीं करता, सॉरी घरेलू उपयोग के लिए लेता है। तो सी ऑप्शन आपका यहां पर गलत है। कॉफी उत्पादन के लिए ऊंची पहाड़ी, अच्छी जल निकास वाली मिट्टी और छायादार पेड़ होने आवश्यक माने जाते हैं। तो ए, बी और डी ऑप्शन सही थे, जबकि सी ऑप्शन आपका यहां पर गलत था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है कि पीली क्रांति किस फसल के लिए जानी जाती है? पीली क्रांति तो छुपा है, पीली मतलब तिलहन। तिलहन कैसी होती है? पीली टाइप की, खाद्य तेल से संबंधित होती है। पीली क्रांति तिलहन क्रांति के लिए जो है जानी जाती है। मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, रागी की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी एवं जलवायु जो है उपयुक्त होती है? आप कहेंगे बलुई मिट्टी होनी चाहिए, कम वर्षा होनी चाहिए। मोटे बाजरा, अनाज, रागी के लिए सबसे बढ़िया जो है आपकी जलवायु मिट्टी जो है देखने को मिलती है। भारत में उगाए जाने वाले रेशम की सबसे प्रसिद्ध किस्म कौन सी है, जिसका उत्पादन मुख्य रूप से कर्नाटक में होता है? रेशम की पूछ रहा है कि रेशम की किस्म कौन सी है जिसका उत्पादन कर्नाटक में किया जाता है? मलबरी किस्म है। कौन सी है? मलबरी किस्म है। शहतूत रेशम जिसको कहते हैं वही आपकी मलबरी रेशम के रूप में जो है जानी जाती है। डी ऑप्शन सही है। भारत एक ऐसा देश है जहां पर चारों किस्में मिलती हैं, एरी, टसर, मूंगा एवं शहतूत या मलबरी। तो शहतूत को ही मलबरी भी कहते हैं। ये रेशम की किस्में हैं जो कर्नाटक में उगाई जाती है या पाई जाती है। 2011 की जनगणना के कितने राज्यों की जनसंख्या घनत्व 1000 से अधिक है? तो ऐसे कितने राज्य हैं जहां की जनसंख्या घनत्व 1000 से भी ज्यादा है? तो आप कहेंगे 2 राज्य हैं। कौन कौन से राज्य हैं? एक तो आपका बिहार राज्य है, बिहार राज्य है। दूसरा आपका कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल राज्य है। बिहार की बात की जाए तो 1106 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है और पश्चिम बंगाल का 1028 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट आता है कि भारत में खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली टारगेटेड पीडीएस के बीच में प्रमुख अंतर क्या है, इसकी बात की जा रही है। तो आप कहेंगे जो प्रमुख अंतर है, सार्वजनिक वित्त प्रणाली में सभी के रियायती खाद्यान्न उपलब्ध होते हैं, जबकि लक्षित सार्वजनिक प्रणाली में केवल गरीबी रेखा से जो बीपीएल धारक होते हैं उससे नीचे परिवारों को जो है लक्षित किया जाता है। तो पीडीएस में सभी के लिए और टीपीडीएस में जो है टारगेटेड ऑडियंस जो है या टारगेटेड जो है आपके गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों को दिया जाता है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार अर्निंग्स ऑफ ग्रोथ 2023 के अनुसार भारत में खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा कारक क्या है? खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा कारक जलवायु परिवर्तन के कारण फसलों का बढ़ता दबाव, ये सबसे ज्यादा कारण कहा जा रहा है विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट आता है कि भारत सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक राशन कार्ड एक नेशनल के लिए कौन सी योजना का मुख्य उद्देश्य है? आपका ऑप्शन रहेगा जितनी भी प्रवासी श्रमिक होते हैं देश में कहीं भी राशन प्राप्त करने में सक्षम हो सके, इसके लिए कहा जा रहा है कि एक राशन कार्ड हो और एक भारत में कहीं भी घूम फिर के जो है आप अपना राशन कार्ड जो है दिखाकर राशन प्राप्त कर सकते हैं। तो वन नेशन वन राशन कार्ड।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार कौन सा कथन भोजन का अधिकार को परिभाषित करता है? भोजन के अधिकार को परिभाषित करने वाला कौन सा है? एक कानूनी अधिकार है। भोजन मिलना एक कानूनी अधिकार के अंतर्गत आता है। एनएफएसए 2013 ने कहा है, एनएफएसए 2013 के अनुसार कहा गया है कि भोजन को प्राप्त करना या भोजन का अधिकार जो है एक कानूनी अधिकार के दायरे में आता है। आर्टिकल 21 के तहत, जीवन के अधिकार में आर्टिकल 21 के तहत जो है आता है, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में जनगणना भारत की प्रवास की गणना की किन आधारों पर की जाती है? वर्तमान में भारत की जनगणना में प्रवास की गणना किन आधारों पर की जाती है? आप कहेंगे एक तो जन्म के आधार पर की जाती है, दूसरा निवास के आधार पर की जाती है, कार्य का स्थान शामिल नहीं होता है। ए ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण का उद्देश्य क्या है? तो प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण का उद्देश्य है स्कूलों में जो नामांकन है उसको बढ़ाना, बच्चों की पोषण की स्थिति को सुधार करना, इसका सबसे बड़ा क्या है? उद्देश्य है। भारत में खाद्य सुरक्षा की चुनौती से संदर्भ में जलवायु स्मार्ट कृषि की अवधारणा का क्या अर्थ है? भारत में जो खाद्य सुरक्षा की चुनौतियां बनती चली जा रही हैं उसके लिए जलवायु स्मार्ट कृषि की अवधारणा का क्या उद्देश्य हो सकता है? आप कहेंगे कृषि उत्पादकता और आय को बढ़ावा देना, जलवायु परिवर्तन के लिए अनुकूलन करना और ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम करना, इसका सबसे बड़ा जो है आपका क्या है? उद्देश्य या अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। भारतीय खाद्य सुरक्षा में हिडन हंगर क्या है? छुपी हुई भूख की अवधारणा का क्या अर्थ होता है? हिडन हंगर का छुपी हुई भूख का भारतीय खाद्य सुरक्षा में क्या मतलब होता है, क्या अर्थ होता है? आप कहेंगे, क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि पर्याप्त कैलोरी का सेवन करना, लेकिन आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों जिसमें कमी हो जाती है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, वो आपकी छुपी हुई भूख का जो है कारण बन जाता है। खाना तो दिया लेकिन खाने में क्या है? पोषक तत्व है ही नहीं, है ना, तो उसको हिडन छुपी हुई क्या कहते हैं? भूख कहते हैं। भारत में द्वितीय हरित क्रांति की आवश्यकता क्यों महसूस की गई? तो पहली हरित क्रांति के दौरान सभी फसलों को उत्पादन को बढ़ावा नहीं दिया गया था, पता होगा, गेहूं और चावल को ही दिया गया था, बिल्कुल सही है। पहली हरित क्रांति का प्रभाव केवल कुछ ही राज्यों तक सीमित रहा, ये भी ठीक है। पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए भी इसको द्वितीय हरित क्रांति लाई गई है। तो तीनों ही ऑप्शन सही है, तो डी हो जाएगा। सभी ऑप्शन यहां पर हमारे करेक्ट है। नेक्स्ट आता है द्वितीय हरित क्रांति में मुख्यतः किस क्षेत्र में ध्यान केंद्रित किया गया है? तो दूसरी हरित क्रांति में टिकाऊ समावेशी कृषि का विकास जो है किया गया है। टिकाऊ समावेशी कृषि का विकास किया जा रहा है। सदाबहार क्रांति की अवधारणा किसने दी और जो कि द्वितीय हरित क्रांति का एक प्रमुख घटक भी है? सदाबहार क्रांति की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? आप कहेंगे एम एस स्वामीनाथन के द्वारा दी गई थी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एम एस स्वामीनाथन ने दी हुई थी। हरित क्रांति की शुरुआत भारत के किस दशक में की गई? हरित क्रांति की शुरुआत भारत के 1960 के दशक में की गई थी। आपको पता होगा 1966 से 67 के दौरान जो है हरित क्रांति लाई गई थी, तो 1960 के दशक में हरित क्रांति की शुरुआत जो है की गई थी। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाना, ये सबसे बड़ा जो है उद्देश्य देखने को मिला हुआ था। नेक्स्ट आता है कौन सी योजना द्वितीय हरित क्रांति से जुड़ी हुई है? तो ऐसे में से कौन सी योजना है जो दूसरी हरित क्रांति से जुड़ी हुई है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना दूसरी हरित क्रांति से जुड़ी हुई है। चावल की फसल के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं के बारे में कौन सा ऑप्शन गलत है? चावल की आवश्यक दिशाओं के बारे में औसत तापमान 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। औसत वर्षा 150 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। चावल के लिए काली मिट्टी की आवश्यकता होती है, नहीं भाई, चावल के लिए काली मिट्टी की आवश्यकता की बात यहां पर जो है गलत लिखा हुआ है। चिकनी या दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है, सी ऑप्शन गलत है, ध्यान रखिएगा। भारत में तिलहन उत्पादन के अग्रणी राज्य कौन से हैं? तिलहन के लिए अग्रणी राज्य की बात की जा रही है। आप कहेंगे तिलहन के लिए राजस्थान राज्य जो है टॉप पर है, राजस्थान राज्य अग्रणी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007 के संदर्भ में प्रारंभ फसलों को कौन से शामिल किए गए थे? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जब 2007 में लाया गया था, कौन सी फसलों को जो है शामिल किया गया था? तो एक तो आपका चावल को, दूसरा गेहूं को, तीसरा आपका दाल को, मोटे अनाज को शामिल नहीं किया गया था। 1, 2, 4 ऑप्शन यहां पर सही, सी वाला सही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन की बात किया है, इसे वर्ष 2020 में लागू किया गया या प्रारंभ किया गया, सही है। इसके तहत राशन कार्ड धारकों को प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम
खाद्यान्न मुफ्त में उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है, ये भी ठीक है। प्रारंभ योजना दिसंबर 2022 के लिए शुरू की गई थी, लेकिन वर्तमान में 2028 तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। तो तीनों ऑप्शन सही हैं, आप कहेंगे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रवासियों का प्रतिशत कितना है। भारत में प्रवासियों के प्रतिशत की बात की जा रही है, कितना है, तो भारत में प्रवासियों का प्रतिशत की बात किया है 37.6% भारत में प्रवासियों का प्रतिशत देखने को मिलता है। भारत में द्वितीय हरित क्रांति कब प्रारंभ की गई। भारत में दूसरी हरित क्रांति अप्रैल 2006 में प्रारंभ की गई थी। अप्रैल 2006 में भारत में दूसरी हरित क्रांति को जो है लाया गया है, ध्यान रखिएगा। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान की स्थापना कब और कहां की गई। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान की स्थापना 1988 में भोपाल में की गई थी। ए ऑप्शन आपका यहां पर सही है। तो मध्य प्रदेश में की गई थी, ध्यान रखिएगा, 1988 भोपाल में। तो आज हमने यहां पर अपने आकार की टेस्ट सीरीज के 100 क्वेश्चनों को लगाया जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे। तो आप हमारे ऐप पर विजिट कर लेना है, यूपीएससी नेट ऐप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है हमने, वहां से पीडीएफ वगैरह डाउनलोड आप लोग जो है करके प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। सॉल्यूशन और क्वेश्चन दोनों ही चीजों का अपने आराम से आप जो है पेपर वर्क कर सकते हो। तो वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।